हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अ रन ऑफ रिवर प्लांट। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे मिनिमम फ्लो ऑफ रिवर को यूटिलाइज करते हैं और जिसमें हमारा no appreciable pondage is there। नो अप्रिशिएबल पॉन्डेज का मतलब है कि हमारा जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं स्मॉल क्वांटम में स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारा मीट आउट करेगा जो हमारे डेली वेरिएशंस होंगे या वीकली वेरिएशंस होंगे। उस समय हम एक्सेस पानी को स्टोर कर लेंगे और इन जनरल जो हमारे रन ऑफ रिवर प्लांट्स हैं वो हमारे पेरेनियल रिवर्स में यूज किए जाते हैं। पेरेनियल रिवर्स का मतलब ये है कि जिन रिवर्स में हमारा थ्रू आउट द ईयर हमारा सफिशिएंट ड्राई वेदर फ्लो बना रहेगा, मींस उस फ्लो के करस्पॉन्डिंग हमेशा हमें पावर मिलती रहेगी, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में फर्म पावर बोलते हैं। मींस वो सर्टेन डिस्चार्ज मिनिमम डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमारी हाइड्रो पावर प्लांट जो होंगे वो जनरेट करते रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो ड्यूरिंग द ऑफ पीक सीजन्स मींस अदर देन रेनी सीजन या मानसून सीजन, हमारा डेली वेरिएशंस को मीट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेम्परेरी स्टोरेज क्रिएट करते हैं अप स्ट्रीम में पावर प्लांट की, सो दैट जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, सो दैट हमारी जो मिनिमम पावर हमें चाहिए फर्म पावर वो हमेशा हमें मिलती रहे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, जो कि हमारे लो हेड स्कीम में आते हैं। ठीक है। और पॉन्डेज और स्टोरेज में हमारा डिफरेंस ये है कि जो स्टोरेज होगा वो लार्ज क्वांटम में होगा। जो वाटर को हम स्टोर करते हैं वो रिजर्वायर के अपस्ट्रीम में स्टोर करते हैं, and increasing the capacity of stream for a long period of a time is called storage। और ये जनरली हमारी रिवर्स पेरेनियल नहीं होती। ड्यूरिंग द मॉनसून पीक सीजन हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं एंड उस वाटर से हमारा जो डिस्चार्ज और हेड हमें उसके करस्पॉन्डिंग मिलता है उसको यूटिलाइज करके हम पावर जनरेट करते हैं। जनरली ये हमारा हाई हेड स्कीम्स या मीडियम हेड स्कीम्स में आपको देखने को मिलता है। और जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं ये हमारे बेस लोड स्टेशंस की तरह काम करते हैं। ठीक है। एंड पीक लोड प्लांट्स आर डिजाइन फॉर टेकिंग केयर ऑफ पीक लोड्स। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जो रन ऑफ रिवर प्लांट्स होंगे यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर हमारा अवेलेबल कांस्टेंट नहीं रहेगा। अवेलेबल तो रहेगा बट हमारा फ्लो वेरी करता रहेगा। हमारा रेनी सीजन में एक्सेस वाटर होगा और हमारा ड्राई वेदर में हमारा पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो उसको मीट आउट करने के लिए हम एक टेम्परेरी पॉन्डेज स्मॉल स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं हमारे पावर प्लांट के अपस्ट्रीम में, so that we can utilize in day-to-day variations। If pondage is not available or limited, the firm power is affected and it is not possible to use run-off river plants to supply the load of the power system। अगर हमारी उन रिवर्स में हमें मिनिमम पावर नहीं मिल रही है थ्रू आउट द ईयर तो हम ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स नहीं यूज कर सकते। वी हैव टू गो फॉर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, जैसे डैम्स वगैरह हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वहां पर, सो दैट ऑफ पीक सीजन्स में हम जो हमने मानसून में पानी इकट्ठा किया उसको यूटिलाइज करके हम पावर को जनरेट कर सकें। ठीक है। तो ये हमारी लो हेड स्कीम है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट जनरेट्स पावर ड्यूरिंग पीक आवर्स ओनली, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज हमारी फर्म पावर जो मिनिमम पावर है वो हमारी थ्रू आउट द ईयर हमें मिलती रहेगी और इसी वजह से उनके फ्लक्चुएशंस को मीट आउट करने की वजह की कंप्रोमाइज करने के लिए हम वहां पर टेम्परेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज देते हैं, जिसे हम पॉन्डेज कहते हैं। एंड इट मे और मे नॉट हैव पॉन्डेज डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो फ्लो है वो पेरेनियल रिवर में कितना है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट हेड अंडर विच द टर्बाइन रीचेज इट्स पीक एफिशिएंसी। जिस नेट हेड पे हमारा जो टर्बाइन है पीक एफिशिएंसी पे काम करता है एट इट्स सिंक्रोनस स्पीड, उसे हम डिजाइन हेड बोलते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने एलाबोरेट किया था। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे 3 फैक्टर्स की बात कर रहा है, वो मैं यहाँ पहले डिस्कस कर लेता हूँ
कि जो हमारे लोड फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम पावर जनरेट करते हैं जिनसे, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ये 3 टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ोगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है हमारा लोड फैक्टर। लोड फैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा एवरेज लोड है। एवरेज लोड को आप एवरेज पावर कह सकते हो। दिस इज इन जनरली किलोवाट्स। तो जो एवरेज लोड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि हमारा सपोज अगर हम डेली लोड फैक्टर की बात करें तो ओवर अ डे, एक दिन में हमारा जो एवरेज पावर जनरेशन है वो कितना है, और मैक्सिमम डिमांड मीन जो मैक्सिमम लोड उस पीरियड में हमारा जनरेट हो रहा है, जिसे हम पीक लोड भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा मीन्स एवरेज लोड जो हमारा उस पूरे पीरियड में जनरेट हुई डिवाइडेड बाय द पीक लोड या पीक डिमांड उस टाइम में हमें जो रिक्वायर्ड है, तो उसे हम कहेंगे लोड फैक्टर। एंड डिपेंडिंग अपॉन हम टाइम पीरियड कितना ले रहे हैं उसके हिसाब से आप डेली लोड फैक्टर्स, मंथली लोड फैक्टर्स या एनुअल लोड फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम पीरियड। तो लोड फैक्टर आप देखोगे बिकॉज एवरेज लोड हमेशा जो होगा वो हमारा पीक लोड से कम होगा, तो वो जो लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा बिकॉज एवरेज लोड इज स्मॉलर देन दी मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम पीक लोड जिसे आप बोल रहे हो। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है कि जो हमारा लोड फैक्टर होगा अगर वो ज्यादा होगा तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एवरेज लोड है वो हमारा ज्यादा है, और उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी पावर जनरेट हो रही है, एवरेज पावर वो ज्यादा हो रही है, तो हमारी जो कॉस्टिंग होगी पर यूनिट टाइम वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा लोड फैक्टर, इट इज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग दी ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पावर जनरेटेड। कॉस्ट पर यूनिट पावर मीन्स पर यूनिट ऑफ 1 किलोवाट पावर जनरेट करने में जो कॉस्ट लग रही है, बिकॉज उसी टाइम में हम ज्यादा पावर जनरेट कर पा रहे हैं या ज्यादा हम सप्लाई कर पा रहे हैं पावर की। ठीक है, तो दिस इज लोड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है हमारा कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर को आप डिफाइन कर सकते हो, दिस इज द एवरेज लोड या एवरेज पावर डिवाइडेड बाय द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को आप प्लांट कैपेसिटी भी बोल सकते हो। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब ये है, आपने सुना होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हम लिखते हैं कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा 520 मेगावाट्स का है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज अगर हमारी 4 टर्बाइंस हैं 130 मेगावाट्स की, तो जो फुल कैपेसिटी पर जब ये चलेंगी तो जो हमारा पावर जनरेट होगा इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से वो हमारा 520 मेगावाट होगा, जो सम ऑफ ऑल टर्बाइंस जब फुल लोड कैपेसिटी पर चल रही होंगी, तो ये हमारी कहलाती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो जनरली हमारा हमेशा ये पावर तो डेवलप नहीं होगी, दिस इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। जब फुल लोड कैपेसिटी पर टर्बाइंस हमारी चलेंगी तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हमें इतनी पावर या बिजली हमें मिलेगी। सपोज अगर एग्जांपल ले लें कि अगर मान लीजिए कि 100 आवर्स हमारा प्लांट चलता है और जो हमें पावर मिलती है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, जो हमारी एनर्जी की यूनिट है वो हमारी किलोवाट आवर्स है, और हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम मान लेते हैं कि 10,000 किलोवाट्स है। तो अगर आप कैपेसिटी फैक्टर लिखोगे तो इट इज गिवन बाई 40,000 डिवाइडेड बाई 100, ये किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाई 10,000, तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा 40.40। इट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड में आपने ये कैलकुलेशन की, मीन्स 100 आवर्स के लिए हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर है वो 40%। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्लांट है वो 40% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी पर चल रहा है। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है विच इज कॉल्ड रिजर्व कैपेसिटी। तो दैट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो रिजर्व कैपेसिटी को आप लिख सकते हो न्यूमेरिकली, दिस इज गिवन बाई प्लांट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई, अगर हमें रिजर्व कैपेसिटी को आर मान लें तो हमारा पीक लोड जो होगा इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई दी रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हमारा रिजर्व कैपेसिटी 0 है, इसका मतलब जो हमारा प्लांट ऑपरेट कर रहा है वो फुल लोड कैपेसिटी पर काम कर रहा है, तो जो पीक लोड होगा वो हमारा क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, अगर हमारी रिजर्व कैपेसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
और यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा ये इंडिकेट करता है, जिसे आप प्लांट यूज फैक्टर भी बोलते हैं, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कि हमारा मैक्सिमम पावर कितनी यूटिलाइज हो रही है और हमारी मैक्सिमम पावर जो हम उस पीरियड पे जनरेट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल है उसके रेस्पेक्ट में हम कितनी पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, मीन्स क्योंकि हमारी जितनी पावर यूटिलाइज हो रही है वो हमारी अवेलेबल पावर से ज़्यादा कम दोनों हो सकती है। इन जनरल हमारी यूटिलाइज पावर का जो यूसेज है 40 to 90% होता है। तो दिस रेशियो इज गिवन एज 0.4 to 9 इन जनरल फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर लिखा है कि लो यूटिलाइजेशन फैक्टर ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्लांट है वो केवल स्टैंड बाई के लिए यूज किया जा रहा है, मीन्स जब हमें ज़रूरत है इन एडिशन टू जो और भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके एडिशन में जब वो अपनी पावर सप्लाई रिक्वायर्ड पावर नहीं फुलफिल कर पाएंगे, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हम बनाते हैं कि जब वो उनकी पावर हम दूसरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी जो यूटिलाइजेशन होगी वो बहुत कम होगा। और हाई यूटिलाइजेशन फैक्टर ये इंडिकेट करता है कि हमारा प्लांट जो है अपने मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि कैपेसिटी फैक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू लोड फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे पूछा गया है कि हमारा रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हुज रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0। रिजर्व कैपेसिटी यहाँ पर दे दिया है 0 है, तो हमारा आर की वैल्यू यहाँ 0 हो गई। तो एवरेज लोड अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज गिवन एज, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर, जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया था। दिस फैक्टर जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसे आप प्लांट फैक्टर भी कह रहे हैं, तो दिस इज प्लांट फैक्टर, बट बिकॉज हमारी यहां पर रिजर्व कैपेसिटी जो है वो 0 चल रही है, इसका मतलब जो प्लांट है उसका जो पीक लोड होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम में वो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर होगा। मीन्स उस पीरियड में वो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर पावर जनरेट करेगा। तो पीक लोड हमारा जो होगा वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बराबर होने की वजह से जो नया इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा एवरेज लोड डिवाइडेड बाई पीक लोड, एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ लोड फैक्टर। तो हमारे यहाँ पर ए बी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज उस केस में हमारा लोड फैक्टर और प्लांट फैक्टर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम ऑपरेटिंग अंडर हेड ऑफ 80 मीटर। तो ये जनरली हमारा ये ग्रॉस हेड दिया होता है और यहाँ पर हमें क्लासीफाई करना है कि ये हमारा किस टाइप की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम है। तो पिछले वीडियो में कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, जहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जब हमारा ग्रॉस हेड की जो ये रेंजेस हैं उसके बेसिस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हम हाई हेड, मीडियम हेड एंड लो हेड में क्लासीफाई कर सकते हैं। जब हेड हमारा 250 मीटर होता है, मैंने बताया था कि तब हमारा हाई हेड प्लांट होता है। जब 30 मीटर से 250 मीटर हेड होगा जिस पर हमारा प्लांट जो हमारी टर्बाइंस हैं वो ऑपरेट कर रही होंगी, वो हमारा मीडियम हेड प्लांट होगा। और जब हमारा हेड जो होगा वो 30 मीटर तक होगा तो हमारे लो हेड प्लांट्स कहलाएंगे। तो लो हेड में हमने बताया था कि वी यूज कप्लान टर्बाइंस। ये इसका जो रेफरेंस है मैं बता देता हूं आपको, ये के सुब्रमण्या की बुक से मैंने लिया हुआ है। तो अलग अलग बुक में हेड के बेसिस में जो क्लासिफिकेशन है वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो आपको स्ट्रिंजेंट नहीं होना है, बहुत ये एकदम हमारी बहुत रिजिड गाइडलाइंस नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने नोट भी मेंशन किया है कि दिस इज नॉट अ रिजिड क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड इट इज मेंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैटेगराइजिंग दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट आपको एग्जाम के पर्पस से क्या फॉलो करना है वो मैं अब आपको बता देता हूं कि एसके गर्ग हमारी जो बुक है, दिस बुक इज बीइंग फॉलोड फॉर इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए हम फॉलो कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जनरली वो इसी को फॉलो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्लासिफिकेशन है हाई हेड प्लांट्स में हमारा जो हेड है
वो हमारा लेस देन 15 मीटर होगा। जो हमारे मीडियम हेड प्लांट्स हैं वहां पर हमारा जो हेड है वो हमारा 15 से 60 मीटर तक होगा, और जो हमारा हाई हेड स्कीम्स हैं वहां पर जो हेड है वो 60 मीटर से ज़्यादा होगा। और हाई हेड स्कीम्स में अगर आप इंडिया में देखोगे तो कई सारे हमारे डैम्स कंस्ट्रक्टेड हैं स्टोरेज रिजर्वायर्स के साथ, जिसमें भांगड़ा नागल डैम है, रिहंद डैम है यूपी में। तो ये सारे जो डैम्स हैं ये हमारे हाई हेड स्कीम्स में हैं, को करस्पॉन्ड करते हैं, जहां पर हेड हमारा 60 मीटर से ज़्यादा है। तो आप एसके गर्ग की बुक को फॉलो करिए इन आंसर्स को देते वक्त। तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। सो यू गो फॉर दिस गाइडलाइन। ठीक है, तो यहां पर अगर 80 मीटर है तो यू कैन क्लासीफाई दैट दिस इज अ हाई हेड स्कीम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें पूछा गया है कि हमारा जो हाइटोग्राफ होता है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो हाइटोग्राफ हमारा यहाँ पर जैसे मेंशन्ड है, दिस इज ग्राफ, इट मींस इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी एंड आवर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने वाई एक्सिस पर, प्राइमरी वाई एक्सिस पर रेनफॉल इंटेंसिटी लिया है। रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब है कि हमारी रेट ऑफ रेनफॉल कितनी है, मींस कितनी बारिश हो रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये मिलीमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर, आपको अलग अलग सेंटीमीटर पर आवर या मिलीमीटर पर आवर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारा है ड्यूरेशन। यहाँ पर अगर हम इस बार को देखें, दिस इज अ बार, तो जो हाइटोग्राफ है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार चार्ट। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो बार चार्ट है दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम दी रेनफॉल मास कर्व। ये रेनफॉल मास कर्व क्या होता है कि सपोज हमारी बारिश यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर मान लेते हैं कि दिस वाज द 0 पॉइंट, और यहां से हमारी बारिश स्टार्ट हुई 0 पॉइंट से, यहां पर हमारा टाइम है और यहां पर हमारी रेनफॉल है डेप्थ के टर्म्स में। ये रेन गेज से हम मेजर कर रहे हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, मींस मान लेते हैं कि ये 4 आवर्स था, ये 5 आवर्स था, तो 4 से 5वें घंटे के बीच में जो हमारी रेनफॉल हुई, ये हमारी जो ग्राफ दिखा रहा है ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिखा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है और हमारी रेनफॉल हो रही है। तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल जो होगी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइम के साथ, उसे हम रेनफॉल मास कर्व बोलते हैं। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लेते हो, उनके बीच में जो हमारा रेनफॉल डेप्थ का चेंज है दिस इज कॉल्ड डेल्टा आर, एंड ये हमारा डेल्टा टी। तो जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ मास कर्व। इसे हम मास कर्व का स्लोप कहेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी, जो मैंने बताया, चेंज ऑफ रेनफॉल पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। तो जो हमारा ये स्लोप है इसका, अगर हम इसको थीटा मान लें तो दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो इसी तरह डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए, मींस 6वें से 7वें घंटे के लिए आपने ये इंडिकेट किया कि हमारी जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो हमारी 100 mm पर आवर है। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ दिखा रहा है दिस इज इंडिकेटिंग दी कि इस पीरियड ऑफ टाइम में हमारी जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो हमारी 100 mm पर आवर है। और अगर हम इसका एरिया निकालें, मींस एरिया अंडर द हाइटोग्राफ, ये टोटल एरिया अगर हम निकाल दें तो हमें टोटल रेनफॉल मिल जाएगी इन डेप्थ के टर्म्स में। ये सेंटीमीटर या mm हो सकता है, मीन्स इन सब का आप एरिया निकालोगे जितने भी आपको बार्स दिख रहे हैं। तो 24 घंटे में, यहाँ 24 आवर्स तक हमने रिकॉर्डिंग की है, तो 24 आवर्स में हमारी टोटल रेनफॉल कितनी हुई वो आपको इसकी एरिया ऑफ हाइटोग्राफ से मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आपको। और जो टाइम इंटरवल है कि आपको टाइम इंटरवल, जैसे यहाँ पर हमने एक 1 आवर का डिफरेंस लिया है, हर 1 घंटे में हम अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रेनफॉल का। तो जो टाइम इंटरवल है वो डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, मींस रेनफॉल डाटा को हम किस पर्पस से कलेक्ट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए हमें उसको यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहला पर्पस है कि अगर हमें अर्बन ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करना है, ठीक है, तो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन करने के लिए आपको स्मॉल रेनफॉल इंटरवल लेना पड़ेगा। ठीक है, मींस स्मॉल टी लेना पड़ेगा, और आप
जब आप फ्लड फ्लो वगैरह डिजाइन करते हो, फ्लड कैरेक्टरिस्टिक या फ्लो कैरेक्टरिस्टिक या डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स या डैम्स की डिजाइनिंग के लिए जब डाटा कलेक्ट करते हो तो वहां पर जनरली हम 6 आवर्स तक टाइम इंटरवल ले लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ध्यान रखना है। और पॉइंट रेनफॉल का मतलब ये है कि रेन गेज को आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट करते हो तो वो हमारा रेन गेज स्टेशन कहलाता है, और उस लोकेशन पे जो हमें रेनफॉल मिलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे हम पॉइंट रेनफॉल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेशन रेनफॉल आल्सो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइटोग्राफ जो आपको दिमाग में रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल जो है ये हमारा एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, ठीक है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें तो कितना डिग्री से हमारी जो रेनफॉल अमाउंट है वो ओवर एन एरिया या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे वेरी कर रही है, दैट इज कॉल्ड रेनफॉल वेरिएबिलिटी इन मेट्रोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी। सपोज अगर मान लेते हैं कोई आप एक सिटी कंसीडर कर लो, मान लेते हैं मैंने कानपुर कंसीडर किया, ठीक है, दिस इज द सिटी विच इज अ प्लेस, और यहां पर हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है, दीज आर डिफरेंट एरियाज ओवर दिस प्लेस। तो जब आपने देखा होगा जब बारिश होगी हमारी तो एक पर्टिकुलर टाइम में, मींस मान लो 4 to 5 आवर्स यानी 4 से 5 बजे शाम के बीच हमारी बारिश हो रही है, तो आप ये देखोगे कि हमारा कुछ एरियाज होंगे इस प्लेस में जहां पर हमारी बारिश हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी, या कुछ प्लेसेस ऐसी होंगी जहां बारिश नहीं हो रही होगी। तो ओवर अ प्लेस हमारी जो रेनफॉल है वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से हो रही है, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अलग अलग एरियाज जो होंगे हमारे एक पर्टिकुलर प्लेस के एक फिक्स्ड टाइम में, मींस उस पर्टिकुलर टाइम हमारा जो स्टडी का है वो हमारा कांस्टेंट है, उस पीरियड ऑफ टाइम में हमारी रेनफॉल का अगर स्टडी करोगे अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग एरियाज में एक प्लेस के, तो अलग अलग हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एरियल वेरिएबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एरियल वेरिएबिलिटी। और दूसरा एक कंसेप्ट है हमारा टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। टेम्पोरल वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप कोई इनमें से एक प्लेस में कि इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया आपने स्टडी के लिए, ठीक है, और हमारी अब बारिश हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस लोकेशन पर, इस एरिया में हमारा क्या वेरिएशन हो रहा है रेनफॉल का, वो हमारा कहलाता है टेम्पोरल वेरिएशन। तो यही चीज यहां पर एक्सप्लेन की हुई है कि जब हमारा रेनफॉल अमाउंट्स का वेरिएशन जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अक्रॉस अ टाइम इंटरवल होगा, तो और एरिया हमारी वेरी नहीं कर रही है, एरिया हमारी फिक्स कर दी हमने, और एरिया वेरिएबिलिटी में हमारी टाइम हमारा फिक्स है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, और उसके दौरान हमारी रेनफॉल अलग अलग एरियाज में वेरी कर रही है, जिसे आप एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन, इसी वजह से पर्टिकुलर प्लेस का जो होगा वो एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन दिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली ये देखा गया है कि जो हमारे हाई रेनफॉल एरियाज होंगे, हाई रेनफॉल एरियाज में आपके आते हैं जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आपके गैंगटोक, सिक्किम, शिलोंग, मेघालय, जहाँ पर बहुत बारिश होती है, वहाँ पर हमारा जो वेरिएशन है रेनफॉल का वो हमारा लीस्ट होगा। और जो हमारे स्कैंटी रेनफॉल एरियाज हैं, जहाँ पर स्कैंटी का मतलब है जहाँ पर रेनफॉल बहुत उसकी शॉर्टेज है, मीन्स जैसे राजस्थान में हमारी बहुत कम बारिश होती है, तो उन एरियाज में हमारे जैसे हरियाणा हो गए, हमारे पंजाब हो गए, इन स्टेट्स में कम बारिश होती है, तो उन एरियाज को हम स्कैंटी रेनफॉल एरियाज बोलते हैं, और वहाँ पर हमारी जो रेनफॉल की वेरिएबिलिटी है वो लार्जेस्ट होगी। ये ध्यान रखना है आपको, लार्जेस्ट इन स्कैंटी रेनफॉल एरियाज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट इज लार्जेस्ट इन रीजन्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। रेन गेजेस के बारे में मैंने पुराने इरिगेशन के वीडियोस में भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस किया था, यहाँ बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। सो जो हमारे रेन गेजेस होते हैं वो दो कैटेगरी में मैंने बताया था आपको, एक तो होंगे हमारे नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, और दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी आपको रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। रिकॉर्डिंग रेन गेजेस वो रेन गेजेस होते हैं
जो कि हमें रिजल्ट के तौर पे कॉन्टिन्यूस प्लॉट देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स 24 घंटे अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हमारी बारिश हो रही तो 24 घंटे थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एक ग्राफिकल तरीके से कॉन्टिन्यूस प्लॉट ऑफ रेनफॉल मिलेगा। ठीक है, तो जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस जो इंडिया में यूज होते हैं उसमें हमारा साइमंस रेन गेज है। ठीक है, बाकी ये जो 3 रेन गेजेस हैं दे आर कैटेगराइज अंडर द रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, बिकॉज ये रिजल्ट के तौर पे हमें कॉन्टिन्यूस प्लॉट देंगे रेनफॉल का टाइम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसकी हम यूज करते हैं हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस के पर्पज से फॉर एस्टिमेटिंग द फ्लड डाटा। ठीक है, तो अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा इंडिया में स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज है दैट इज नेचुरल साइफन टाइप, जो कि हमारा इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हमारी IS 5235 में दी हुई हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल साइफन टाइप का हमारा रेन गेज है ये हमारा स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज माना जाता है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें होता क्या है, हमारा एक यहाँ पर फनल अरेंजमेंट होता है, उस फनल के थ्रू हमारा पानी जाता है अंदर, कलेक्ट होगा एंड दिस इज अ फ्लोट इज कनेक्टेड। जैसे जैसे हमारा पानी इसमें इकट्ठा होता जाता है हमारा ये फ्लोट राइज करता जाता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो रेनफॉल कलेक्टेड इन द फनल शेप्ड कलेक्टर इज लेड इनटू अ फ्लोट चैम्बर कॉजिंग द फ्लोट टू राइज। ठीक है, जैसे जैसे हमारी बारिश होती जा रही है वैसे वैसे फ्लोट ऊपर जाता जाएगा और जो मैक्सिमम लेवल तक जब पहुंच जाएगा तो साइफनिंग एक्शन से हमारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। और जो ये फ्लोट है ये एक लीवर सिस्टम के थ्रू एक पेन से अटैच्ड होता है एंड पेन हमारा एक रोटेटिंग ड्रम से अटैच्ड होता है जो कि क्लॉकवर्क मैकेनिज्म पे काम करता है। तो जब जैसे जैसे हमारा ये राइज होगा वाटर लेवल, हमारा पेन जो होगा रोटेटिंग ड्रम पे एक ग्राफ खींचेगा और ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ इस तरह के ग्राफ मिलेंगे देखने को। तो जहां जो ये वर्टिकल लाइन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि इस बीच में हमारा जो फ्लोट है मैक्सिमम लेवल तक गया है और उसके बाद हमारा सडन एम्प्टिंग हुई है, मीन्स अचानक से साइफनिंग एक्शन से हमारा जो फ्लोट चैम्बर है वो खाली हो गया है और उसकी वजह से हमारा जो पेन है वो वापस से 0 रीडिंग पर सेट हो गया। इसी वजह से वो 0 स्केल पे आ जा रहा है। दिस इज 0 रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू 0 रेनफॉल। और जो भी ये हमारा रेनफॉल मिल रहा है दिस इज accumulated rainfall, means over a period of time हमारा accumulated rainfall मिल रहा है and this is called mass curve of rainfall। तो इसका मतलब ये जो नेचुरल साइफन टाइप के हमारे रेन गेजेस होते हैं ये हमें जो रिजल्ट देते हैं वो हमारे मास कर्व के फॉर्म में देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साइफन अरेंजमेंट एम्प्टीज द फ्लोट चैम्बर व्हेन द फ्लोट रीचेज अ प्रीसेट मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशनशिप के बारे में बात किया, सो मैं उसको पहले डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारे डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशनशिप ये हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, आप देख रहे हैं। पहला पैरामीटर है रेनफॉल की डेप्थ और जिस एरिया में हमारी बारिश हो रही है और कितनी देर के लिए बारिश हो रही है। इन तीनों की इंटरडिपेंडेंसी की स्टडी करने के लिए हम कुछ ग्राफिकल स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन डाटा जो हम प्रैक्टिकली कलेक्ट करते हैं फील्ड से। तो एक तरीके से जो ये ग्राफ्स हैं ये इंडिकेट करते हैं एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉर्म। मींस जो हमारा रेनफॉल हो रही है हमारा एरिया और डेप्थ के साथ वो कैसे कनेक्टेड है फॉर अ पर्टिकुलर गिवन ड्यूरेशन। तो एम्पेरिकली आप देखोगे तो जो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल है एक पर्टिकुलर एरिया अगर आप ले लेते हो, मान लेते हैं ये ए एरिया है और हमारी जो बारिश है जो मैक्सिमम हमारी बारिश है उसे मान लेते हैं कि हमारी P0 है, ठीक है, और P बार मान लेते हैं कि हमारी एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल है इस पूरे पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो दैट इज गिवन एज P0 e की पावर माइनस k a इंटू n। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये हमारे जो k और n है दे आर द फंक्शन ऑफ दिस कांस्टेंट n। दिस इज द इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है। एंड जो हमारे कांस्टेंट है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनफॉल एज वेल कैचमेंट एरिया पर डिपेंड करेंगे। तो जब आप ग्राफ खींचते हो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं आपके, कैचमेंट का एरिया, हमारा मैक्सिमम एवरेज डेप्थ और ये हमारा जो है ये ड्यूरेशन है। तो सबसे पहले हम 1 घंटे की अगर मान लेते हैं कि हमारी जो बारिश है वो 1 घंटे हो रही है,
1 घंटे हमने क्या किया, ड्यूरेशन फिक्स कर लिया। ड्यूरेशन फिक्स करने के बाद अगर हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हो कि हमारी जो मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल के लिए रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी, अगर यहाँ इस पॉइंट पे देखोगे तो हमारा ये रेनफॉल का एवरेज डेप्थ होगा उस कैचमेंट एरिया में। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर आप गए, तो हमारी जो रेनफॉल डेप्थ होगी, एवरेज रेनफॉल डेप्थ उस कैचमेंट के लिए, वो रिड्यूस हो जाएगी बाय दिस डेल्टा अमाउंट। ठीक है, और फिर अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और अब हम ड्यूरेशन वेरी करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया हमने फिक्स किया, ठीक है, हमने सबसे पहले 1 आवर के लिए रेनफॉल देखी तो हमारा कुछ आपको वैल्यू मिलेगी x, और अगर इस 1 आवर को हम 12 आवर्स तक के लिए ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल होगी y, जो कि x से ज़्यादा होगी। मीन्स अगर हमारी एरिया आपने फिक्स की और आपने रेनफॉल ड्यूरेशन बढ़ाई तो आपका जो एवरेज डेप्थ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो कर्व्स हैं, इन कर्व्स को हम बोलते हैं डैड कर्व्स, DAD कर्व्स, यानी डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व्स। ये हमारे एनवेलपिंग कर्व्स होंगे, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दीज एनवेलपिंग कर्व्स की अगर हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बात करें तो आप देख रहे हो कि दीज कर्व्स आर कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव डाउनवर्ड सॉरी, और ये हमारे कर्व्स होंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, और दे आर डेराइव्ड फ्रॉम, जब हम डेराइव करते हैं तो इस तरह हमारे पॉइंट्स मिलते हैं, उनके बेस्ट फिट मीन कर्व्स को हम प्लॉट करते हैं इनमें थ्रू अप्रोप्रिएट डाटा पॉइंट्स। अप्रोप्रिएट डाटा पॉइंट्स का मतलब है जो रिलेवेंट है, अगर वो हमारे कोई इस तरह का पॉइंट मिल जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें बेस्ट फिट मीन कर्व ड्रॉ करना है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन और एरिया के करस्पॉन्डिंग जो रेनफॉल डेप्थ मिल रही है। ठीक है, और हमारा जो ड्यूरेशन है आप देख रहे हो कि जो ड्यूरेशन है वो हमारा इट इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब अगर बात करें क्वेश्चन की, तो यहां पर हमारा जो ड्यूरेशन दिया है, पहले दिया है कि हमारा एक दिन बारिश हो रही है, यानी 24 घंटे तक बारिश अगर होती है, एक पर्टिकुलर एरिया जो दी हुई है प्रॉब्लम में 100 किलोमीटर स्क्वायर दी है, और हमारा रेनफॉल डेप्थ दिया है कि जो रेनफॉल डेप्थ है उस पीरियड में हमारी 100 mm हुई। हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर एरिया हमारा फिक्स है और अगर हम इस ड्यूरेशन को 24 आवर्स की जगह 3 आवर्स कर देते हैं, मीन्स हम कर्व के अंदर साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एवरेज डेप्थ होगी 24 घंटे से वो हमें कम मिलेगी। मीन्स अगर 100 mm थी तो जो रेनफॉल हमें मिलेगी 3 आवर्स के करस्पॉन्डिंग वो हमारी 100 mm से कम मिलेगी। गुप्ता एंड गुप्ता में इसका आंसर जो दिया है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, मोर देन 100 mm, जो कि गलत है। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अगर हम अंदर आएंगे कर्व के, यानी ड्यूरेशन कर्व कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एरिया कांस्टेंट रखते हुए हमारी जो डेप्थ होगी रेनफॉल की वो हमें कम मिलेगी। दिस इज वेरी लॉजिकल, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहां पर मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ दी हुई है 300 mm एंड 24 आवर्स में हमें मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ 300 mm मिल रही है, और रिटर्न पीरियड 100 ईयर्स है। रिटर्न पीरियड का मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड का जो रेनफॉल है 100 ईयर्स में एक बार आ सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज गिवन बाई 1/t एंड दिस इज गिवन एज 1/100 इज इक्वल टू 0.01। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेनफॉल जो कि 4 आवर्स हो रही है इक्वल टू और ग्रेटर देन 300 mm occurring at least once in 10 years is given by, तो मैं यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको बता देता हूँ कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, यानी किसी भी रेनफॉल की मैग्नीट्यूड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या रेनफॉल टू अकर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार हो, उस मैग्नीट्यूड या उस मैग्नीट्यूड से ज्यादा की
मीन्स यहाँ पे 300 mm है, तो 300 mm की रेनफॉल या 300 रेनफॉल से ज़्यादा एक बार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इन n सक्सेसिव ईयर्स। तो यहाँ पर हमारे 10 सक्सेसिव ईयर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 ईयर्स दी हुई है, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस q की पावर n। q जो है दैट इज गिवन बाई 1 माइनस p की पावर n, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.99 की पावर 10। तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर यह पूछा जाता कि हमारे रेनफॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है टू नॉट अकरिंग एट ऑल n सक्सेसिव ईयर्स, मीन्स उस अमाउंट की रेनफॉल या उससे ज्यादा अगले 10 सक्सेसिव ईयर्स में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज गिवन बाई q की पावर n, वेयर q जो है मैंने बताया आपको q की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1 माइनस p की पावर n, तो दैट इज गिवन बाई 0.99 की पावर 10। यानी ये जो रेनफॉल है ऑप्शन ए की, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ नॉट अकरिंग एट ऑल 10 सक्सेसिव ईयर्स, मीन्स इस प्रोबेबिलिटी से हमारी जो रेनफॉल है 300 mm की 24 घंटे में नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस मैग्नीट्यूड की नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग इवापोरेशन। तो इवापोरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, विंड, सनलाइट, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसकी वजह से हमारा इवापोरेशन की वजह से लॉसेस हो रहे थे हमारी वाटर बॉडीज में। तो उसके लिए जो हमारा मोस्ट फिजिबल मेथड है वो हमारा है थ्रू द यूज ऑफ केमिकल फिल्म्स, जो कि हम अचीव करते हैं केमिकल कंपाउंड से। ठीक है, तो वी अप्लाई सर्टेन केमिकल्स ऑन द वाटर बॉडीज। यहां पर मैंने एलोबरेट किया है कि केमिकल्स आर वाइडली यूज्ड टू रिड्यूस वाटर इवापोरेशन सच एज वाटर सेवियर। ये हमारा टेक्निकल नेम है, जो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट है, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज में इस नाम से यूज किया जाता है। ये हमारा ऑर्डरलेस व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आता है, दैट ऑटोमेटिकली एंड क्विकली स्प्रेड्स इनटू एन इनविजिबल मॉलिक्यूलर थिन फिल्म ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दिस इज द अरेंजमेंट जिसमें हमने पाउडर फॉर्म में अपने केमिकल को भर रखा है, और ये इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये पूरे पानी के सरफेस पर फैल जाएगा एंड इट फॉर्म्स द केमिकल फिल्म ओवर द लेयर ऑफ वाटर बॉडी, और इसकी वजह से हमारा जो पानी का इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा। तो जो ये कंपाउंड है, जो एक कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट इसे वाटर सेवियर बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनली पेटेंटेड नाम है, अब ध्यान रखना, जिसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिले रहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हाइड्रेटेड लाइम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, फूड ग्रेड स्टेराइल अल्कोहल, जिसे ऑक्टाडेकोनॉल बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे कभी कभी ऑप्शन में स्टेराइल अल्कोहल अलग से लिखा रहेगा, बट एक्चुअली जो प्रोडक्ट आता है उसमें ये तीनों मिक्स रहते हैं। तो दिस इज द केमिकल स्टेराइल अल्कोहल, जिसे ऑक्टाडेकोनॉल बोल रहे हैं, एसिटाइल अल्कोहल, जिसको आप हेक्साडेकोनॉल बोल रहे हैं। तो ये हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म या एक्वस फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं वाटर बॉडीज के सरफेस पे, और जनरली ये देखा गया है कि दे कैन रिड्यूस इवापोरेशन 20 से 50 से 60% तक। ये हमारा जो इवापोरेशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं विदाउट निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। और जो हमारा एप्लीकेशन का रेट है वो जनरली देखा गया कि 3.5 न्यूटन्स हेक्टेयर्स पर डे ऑफ सेटाइल अल्कोहल हम अप्लाई करते हैं फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स। और इसके लिए सबसे जो डेंजरस चीज है वो हमारे हैवी विंड्स हैं। हैवी विंड्स की वजह से हमारी शेयरिंग एक्शन होता है वाटर सरफेस की बॉडीज पे, और ये जो फिल्म होती है ये हमारी ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एंड दिस इज द मोस्ट फिजिबल मेथड। तो जो मोस्ट सुटेबल मेथड है, हमारे पास केमिकल तो 3 है, स्टेराइल अल्कोहल, एसिटाइल अल्कोहल, बट जो मोस्ट सुटेबल केमिकल है वो हमारा सिटाइल अल्कोहल है, फिर हमारा स्टेराइल अल्कोहल है, और इन दोनों को मिक्स करके वाटर सेवियर नाम का ये केमिकल कंपाउंड पेटेंट किया हुआ है फॉरेन कंट्रीज ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो फर्दर मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।